हेलो बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट पेपर है ना वो है 2025 का, जिसका क्वेश्चन पेपर कोड है 56/2/1। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स के सब टॉपिक से पूछे गए हैं तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। और दूसरा देखो, पेपर से पहले यदि हम एक 8 से 10 पेपर की प्रैक्टिस कर लेंगे कि उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आए हैं तो हमें एक अब तो लैंग्वेज को जल्दी समझने में हेल्प मिलती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाता है। जब हम केवल थ्योरी पढ़ के जाते हैं या अपनी एनसीईआरटी को ही करके जाते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है हमें आते होंगे, लेकिन लैंग्वेज कहीं ना कहीं हम क्या है अंडरस्टैंड नहीं कर पाते भाई इतनी जल्दी। तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। कभी कभी हमें आता है क्वेश्चन और फिर भी हो जाता है वो गलत, जिसे बोलते हैं कि भाई जल्दी में गलत हो गया, हमें आता था। तो उसके लिए ना सब बच्चों को ये है कि भाई सारा अच्छे से क्या है, कुछ पेपर्स तो करके जाएं, 5-7 पेपर तो ऐसे अपना लगा के जाएं कि हमें एक आइडिया रहे और हम क्वेश्चन को जल्दी से समझ सकें। राइट, तो बेटा हम चलते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे इसमें पूछा है, पहला क्वेश्चन है द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू MnO2। देखो ये जो MnO4 नेगेटिव है ना, तो बेटा इसमें MnO4 नेगेटिव में आप Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर तो वो आएगी +7, और MnO2 में निकालेंगे तो +4 आएगी। ऐसे केस में +7 से +4 हो रहा है तो चार्ज में कितने की कमी आ रही है, तो बस उस कमी को ही आप लिख दीजिए, वो आ जाएगा हमारे पास 3 फेराडे। कितना आएगा 3 फेराडे, क्योंकि क्या होता है कि जब +7 से कोई +4 हो रहा है तो उसने 3 मोल इलेक्ट्रॉनों को गेन किया होगा, और यदि वो 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो सिंपल आप समझ लीजिए उसने 3 फेराडे चार्ज को गेन किया है। अब आ गया बेटा दूसरा क्वेश्चन है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा केमिकल काइनेटिक्स से। स्टेटमेंट है एक, ठीक है, और उसमें हमें पूछा है कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। देखिए, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो जो रेट होता है ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये बात बिल्कुल सही है, इसका मतलब है ये बात आंसर नहीं है। दूसरा, हाफ लाइफ ऑफ जीरो रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। ये भी सही है, क्योंकि हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है R0/2 के। मॉलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन में भी जीरो, ठीक है, मॉलिकुलरिटी वो कह रहा है मॉलिकुलरिटी रिएक्शन की जीरो होगी, तो ये नहीं होगा बेटा कभी। मॉलिकुलरिटी कभी रिएक्शन की जीरो नहीं होती है, क्योंकि मॉलिकुलरिटी होती है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। राइट, और ये बोल रहा है कि मॉलिकुलरिटी ज़ीरो है तो इसका मतलब कोई मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। राइट, और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ जो है ये यही होता है, तो इसका मतलब है आंसर विल बी सी, क्योंकि सी ही इसमें बेटा क्या है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विच ईच अदर इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज ए मेजर ऑफ। देखो ये थर्ड वाला भी केमिकल काइनेटिक्स है। इसमें पूछा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जो एक स्टेप में होती है उन्हें बेटा बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें बोलते हैं मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। राइट, आगे चलते हैं बेटा, द एलिमेंट हैविंग कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये हमारा डी ब्लॉक से है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आया है। ठीक है, तो आंसर विल बी ए, इसमें ए हो जाएगा। और यदि 3D5 4s1 कर दिया तो फिर हमारा आंसर सी हो जाएगा, कॉपर। राइट, अब ये पूछा है हमसे कोऑर्डिनेशन से कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ना इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है। अब क्योंकि इसमें लिंकेज NO2 आ रहा है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म है ना। द डायमैग्नेटिक स्पीसीज आर, देखो डायमैग्नेटिक वो होती हैं बेटा जिनमें क्या होता है अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब इसमें क्या होगा ना, निकल के साथ जो CN है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है बेटा, किसकी तरह, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, तो आंसर विल बी ए। ठीक है, तो ये भी हमारा कोऑर्डिनेशन से आया है, तो यहाँ पर हो गया देखो टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन है
उसमें से एक पहला वाला तो किससे है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, दूसरा तीसरा केमिकल काइनेटिक्स से, फोर्थ वाला डी ब्लॉक से, और पांचवा और छठा कोऑर्डिनेशन से। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ। देखो इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या हो जाएगा, क्योंकि हम IUPAC नेम की बात कर रहे हैं, तो बेंजीन में क्लोरीन जुड़ी हुई है और एक है हमारे पास CH3 यानी मिथाइल। अब ABCD में तो Cl पहले आता है, तो यहाँ से नंबर डालेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 पे आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, तो आंसर विल बी C। अब आएगा बेटा नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा ये IUPAC नेम हो गया हमारा। ठीक है, ये अब आप किसी मान लेंगे हेलो एल्केन से, हेलो एरिन से। तो व्हाट विल बी द फॉर्म्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो क्या बनेगा जब हम ऑक्सीडेशन कराएं सेकेंडरी एल्कोहल का CrO3 के साथ, तो CrO3 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में बदल देता है, तो आंसर विल बी बी, राइट। द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल, अच्छा ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है एल्कोहल से, आठवां जो है। अब नेक्स्ट वाला भी क्या है, एल्कोहल फिनॉल से ही है। द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एसिड, वो बेटा कोल्वे रिएक्शन में होता है, अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो कोगुलेशन ऑफ एग भी डीनेचुरेशन है, और कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी, तो इसका मतलब है A और B इसका आंसर है, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर है। न्यूक्लियोटाइड आर जॉइंट टुगेदर बाई फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ये ध्यान रखना है बेटा। पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन में होता है, यानी अमीनो एसिड लिंक होते हैं इससे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेटा मोनोसैकेराइड लिंक होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो सारे मॉलिक्यूल लिंक होते हैं जिनमें एक हाइड्रोजन होता है, और उसमें हाइड्रोजन के साथ एक एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन होता है। अब स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन C, और विटामिन C का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा असर्शन रीजन। देखो इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यदि कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, इट्स हाफ लाइफ इज ऑल्सो डबल, ये बात गलत है बेटा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है ना, जो क्या होता है टी हाफ जो होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये बात तो कैसी हो गई है, गलत, असर्शन तो गलत हो गया बेटा, ये वाला असर्शन जो है ना ये आपका गलत हो गया। ठीक है, अब रीजन देखो, द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बिल्कुल सही है, यानी असर्शन तो कैसा है, गलत है, रीजन कैसा है, सही है। देखो असर्शन तो कैसा है, गलत है, और रीजन कैसा है, सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो कहाँ से आया है क्वेश्चन बताओ, केमिकल काइनेटिक्स से। अब 14 देखो, Cu कैन नॉट लिबरेट H2 ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, ये बात सही है, क्योंकि Cu का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कॉपर कभी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा हाइड्रोजन के होते हुए। अब कह रहा है Cu हैज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ये बात भी सही है, यानी क्या है, रीजन भी सही है, ओ असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बेटा, इसमें ए ऑप्शन आएगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये बात बिल्कुल सही है। जब हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि इससे एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं बनाए जा सकते। अब रीजन है एराइल हेलाइड, यानी एरोमेटिक प्राइमरी एराइल हेलाइड जो हम यूज़ करते हैं ना उसमें डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए ही आएगा बेटा, क्योंकि दोनों ही क्या है, सही है, और एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अभी ये क्वेश्चन जो है ये हमारा असर्शन रीजन में आया है, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, और इसका आंसर भी आपको यही लिखना है जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन डी कैन नॉट स्टोर्ड इन अवर बॉडी। ठीक है, ये बात गलत है बेटा, विटामिन डी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, क्योंकि बी और सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, और
KEDA, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं क्योंकि वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब कह रहा है कि असर्शन तो गलत हो गया, अब विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन नॉट एक्सटेडेड, अब ये बात सही है यानी रीजन सही है। इसका मतलब क्या है, इसमें हमारा क्या है, असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 17 का ए देखो, सबसे पहले द रेट कांस्टेंट फॉर इट जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए इक्वल टू पी दे रखा है और उसके लिए कंसंट्रेशन हमें दे रखी है मोल पर लीटर पर सेकंड, मतलब रेट हमें दे रखा है बेटा, क्लियर है। ओके, के की वैल्यू दे रखी है, रेट कांस्टेंट हमें दे रखा है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक द इनिशियल कंसंट्रेशन ए फ्रॉम फॉल टू दिस एंड दिस। देखो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट ऑर्डर के और जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का। क्या फॉर्मूला होता है, के बराबर आर नॉट माइनस आर अपॉन टी, ये वाला फार्मूला लगाना है। तो देखो क्या होगा, टी को आप इधर ले जाइए तो टी बराबर आर नॉट माइनस आर अपॉन के। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, आर नॉट हमें कितना दे रखा है बताओ, 0.10, माइनस आर कितना दे रखा है 0.75, ठीक है, और के कितना दे रखा है बेटा 0.0030। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। और ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से हो गया, ये हो गया हमारा केमिकल काइनेटिक्स से। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ये हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो NH3 का डिकम्पोजिशन प्लेटिनम की सरफेस पर एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ़ के हमें दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हम इसमें बेटा लिखेंगे एक रेट। सबसे पहले हम इसका रेट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। NH3 का डिकम्पोजन कैसे करते हैं, देखो NH3 को कैसे क्या करते हैं, देखो जैसे 2NH3 एरो लगाया हमने, तो क्या लिखेंगे N2 प्लस 3, यहाँ लिख देंगे N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2, ये हमने लिख दिया। ठीक, अब हम लिखेंगे इसका रेट, क्या लिखेंगे इसका रेट। अब रेट हम कैसे लिखेंगे बेटा इस पूरी रिएक्शन का, तो उसको देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए इसका रेट ऐसे लिखा जाएगा बेटा कि NH3 का जब रेट लिखेंगे माइनस का 1/2 डेल्टा NH3 ब्रैकेट में कर देते हैं अपॉन डेल्टा टी बराबर, अब आया था हमारे पास N2, तो उसमें लिख देंगे हम प्लस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी बराबर प्लस 3/2 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस पूरी रिएक्शन का हमने रेट लिख दिया, क्या लिख दिया रेट। इन सबको बराबर कर देंगे एक दूसरे के सामने, राइट। तो फिर हमें क्या कम करना है, N2 के प्रोडक्शन का रेट निकालना है। ठीक है, तो N2 के प्रोडक्शन का रेट देखो, N2 का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, एक भी नहीं है, तो यही N2 के प्रोडक्शन का रेट हो जाएगा जो रेट ऑफ रिएक्शन है। उसके बाद क्या है, H2 के प्रोडक्शन का रेट कितना लिखना है हमें, N2 का जो हमारे पास वो है क्या नाम है कोफिशिएंट, वो 1/3 वो है हमारे पास 3, तो यहाँ पर बेटा 1/3 आएगा, यहाँ पर आएगा 1/3। ठीक है, यानी H2 के लिए जो है ना हमारा, H2 के लिए जब H2 का प्रोडक्शन का रेट निकालेंगे H2 का, तो वो आ जाएगा प्लस 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अब हम क्या काम करेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन हमें दे रखा है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 की, तो कितना दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर हो जाएगा -4, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी 3 की।
जो भी आएगा वो हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा किसका, H2 का। तो N2 का तो यही रहेगा और H2 का आ जाएगा उसका 3 गुना। केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन है बेटा, है ना, आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 भी केमिकल काइनेटिक्स से। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, द केमिकल रिएक्शन विच लुक लाइक हायर ऑर्डर बट बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर, उन्हें बोलते हैं बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाफ पीरियड ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, ये लिखना बस, है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, एग्जामाइन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट आर जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, तो उसमें लिख देंगे डी ट्रांजिशन या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिंक इज गुड रिगार्डिंग एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, इज नॉट रिगार्डिंग बिकॉज जिंक हैव फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जिंक में क्या होता है बेटा, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं और ट्रांजिशन की कंडीशन ये होती है कि उसमें क्या है, हाफ मतलब इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा 20, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, IUPAC नेम लिखना है। तो आप इसको तो हम कर लेते हैं ना, कर लेंगे सारे बच्चे। टेट्रा एमीन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, और दूसरे का हो जाएगा बेटा बी का डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1 ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाई एमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा ये कोऑर्डिनेशन से आ गया, ऊपर वाला D19 वाला डी ब्लॉक से आ गया, ठीक है। और 20 वाला जो क्वेश्चन है वो बेटा हमें दिख रहा है SN1 पूछा है और SN2 पूछा है, ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन से क्वेश्चन है। तो हमें SN1 पूछा है कौन सा फास्टर देगा, तो बेटा ये वाला फास्टर देगा, फर्स्ट वाला ये वाला फास्टर देगा। उसका कारण है 3 डिग्री है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर रिएक्टिव टुवर्ड SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, सबसे कम 3 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 1 डिग्री, उससे ज़्यादा मिथाइल, राइट। तो क्या करेंगे बताइए, तो इसमें हमारा हो जाएगा बेटा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन ये 3 डिग्री है, 1 ब्रोमो पेंटेन ये 1 डिग्री है, 2 ब्रोमो पेंटेन ये 2 डिग्री है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास ये वाला 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये 3 डिग्री है, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है। तो पहले आएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, उससे ज़्यादा रिएक्टिव है 2 ब्रोमो पेंटेन और उससे ज़्यादा है 1 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। तो ये हमारे पास SN2 का ऑर्डर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है एट 25 डिग्री सेल्सियस द सैचुरेटेड वेपर्स ऑफ वाटर इज 24 mmHg, यानी वाटर का वेपर प्रेशर हमें दे रखा है 24 mmHg। फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। अब हमें यूरिया का फाइंड करना है, तो इसमें बेटा ये है हमारे पास सॉल्यूशन से क्वेश्चन, सॉल्यूशन से क्वेश्चन है और सॉल्यूशन में भी कौन से टॉपिक से है, ये है आपका RLVP से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाना है P01 माइनस P1 डिवाइड बाई P01 बराबर W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, M2 इंटू W1, ठीक है। देखो P01 की जगह रखना 24 माइनस P1 हमें निकालना है, नीचे भी 24 आएगा। 5% यूरिया है तो W2 की जगह लिखना 5 और W1 की जगह लिखना 95, क्योंकि 100 होता है टोटल, तो 5 यहाँ आ गया तो 95 यहाँ बढ़ेगा W1। उसके बाद M2 की जगह 60 लिखना है और क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो M1 की जगह 18 लिखना है। तो सब कुछ पता चल गया, हमें P1 निकालना है। क्वेश्चन आपको हो जाएगा बेटा, है ना, करके देखना है सॉल्व। उसके बाद आता है इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से।
अब हमें क्या निकालना है इसमें, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। सबसे पहले हमें इन तीनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है बेटा रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा कंडक्टिविटी इंटू 1000 कप्पा इंटू 1000 अपॉन, और फिर नीचे आ जाएगा कंसनट्रेशन। तो हमें कंसनट्रेशन हमें क्या दे रखा है, हमें सबसे पहले निकालनी है रेजिस्टिविटी, उसके लिए रेजिस्टेंस चाहिए। अब हमें क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ इतने मोलर सॉल्यूशन ऑफ एरिया इतना दे रखा है, लेंथ इतनी दे रखी है, और इतना दे रखा है। तो इसमें हमें सारा कुछ दे रखा है बेटा। देखो रो इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, आर ए अपॉन एल। अब हमें देखो आर कितना दे रखा है, 5 × 10⁻³ एरिया दे रखा है 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला लगाकर एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा एरिया हमें इतने सेंटीमीटर, लेंथ इतनी दे रखी है, एरिया हमें दे रखा है बेटा डायरेक्ट 0.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ हमें 40 सेंटीमीटर, एल को 40 लिख देंगे, वैल्यू पुट करेंगे और रो आ जाएगा। जब रो आ जाएगा तो कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। कंडक्टिविटी होती है कप्पा, कप्पा क्या होगा 1/रो। तो यहाँ से बेटा क्या निकाल लेंगे हम, कंडक्टिविटी। फिर मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अब मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मैंने बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी को बेटा हम डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा एम से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी, ठीक है। तो कप्पा कितना दे रखा है वो हम निकाल लेंगे रेजिस्टिविटी का रिवर्स करके, और सी हमें दे रखा है 0.05, और 1000 का सारे वैल्यू पुट करके हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आसान था। अब ये